क्लास को शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं और फिर हम भृगु बिंदु को शुरू करते हैं। ये जो कंसेप्ट है भृगु बिंदु, ये भृगु बिंदु कंसेप्ट ना का जो उद्गम है वो नाम से आपको पता लग रहा है, भृगु, है ना, भृगु बिंदु। तो ये जो कंटेक्स्ट का, ये टॉपिक का जो उद्गम है वो है नाड़ी ज्योतिष, भृगु नाड़ी ज्योतिष। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भृगु नंदी नाड़ी, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट भृगु नाड़ी। भृगु नाड़ी से भृगु बिंदु का उद्गम हुआ है। और इस उद्गम को लाने में और आगे रखने में ना पटेल साहब, सी एस पटेल साहब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं अपने समय में, और हम लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो उनकी कई बुक्स के अंदर ये कंटेक्स्ट जो है ये आया है, भृगु बिंदु। और ये भृगु बिंदु जो है ना, ये एक बहुत ही कार्मिक एक पॉइंट है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। और ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट भी है। आप लोगों ने वैदिक ज्योतिष में कुछ शब्दों का नाम सुना होगा, सहम सहम करके एक शब्द होते हैं, कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। जनरली वर्ष फल निकालने में इनका प्रयोग होता है। और उसी प्रकार से ये भी एक बहुत सेंसिटिव बिंदु है। और ये भृगु बिंदु बेसिकली राहु और चंद्रमा के मिड पॉइंट को कहा जाता है। राहु और चंद्रमा को ही यहाँ पर क्यों लिया गया है, इसके पीछे भी अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। वही बैकग्राउंड ये कहता है कि राहु और केतु जो है ना, बेसिकली ये दीज आर, राहु केतु का जो एक्सेस होता है उसको कार्मिक एक्सेस बोलते हैं। स्पेसिफिकली राहु के बारे में बताता हूँ। राहु का जो पोजीशन होता है, जिस भाव में बैठा हुआ है वो राहु, या जिस प्लैनेट्स के साथ रिलेशन बना रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं, ये हम समझते हैं कि कुछ देर आर सर्टेन थिंग्स जो पास्ट लाइफ में हमारा रह गया है काम। तो जब लास्ट पास्ट लाइफ में हमारा काम रह गया है, या हमारी कुछ इच्छा थी, वो इच्छा हमारी रह गई है, उसकी पूर्ति के लिए जिस भाव में राहु है, यानी कि वहां से कार्मिक डेप्थ या कार्मिक हमारा जो एक लिंकेज है पास्ट लाइफ टू प्रेजेंट लाइफ, पिछले जन्म से इस जन्म के बीच में, वो राहु रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे भी ना, तो जो हमारा रिलेशंस का मामला होता है, रिलेशंस के मामले में राहु ना हमारे दादाजी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे ग्रैंडफादर को, पैटर्नल ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि देयर इज अ लिंकेज, एक एक जुड़ाव है, एक कुछ जरूरी चीजें हैं राहु के बारे में समझने के, कि ये कार्मिक एक्सिस है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए, वो राहु इस जन्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी ओर आता है चंद्रमा। चंद्रमा इज अ कारक ऑफ मन, जो हम जानते हैं। और चंद्रमा भी क्या है, ये ना, ये जल तत्व एलिमेंट है। मतलब जितने भी आप एलिमेंट्स देखो, जितने भी आप प्लैनेट्स देखोगे ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये जो वाटरी एलिमेंट है ना, जो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के जो पुराने पेंडिंग कर्म है, या कार्मिक जो एलिमेंट है, या कार्मिक जो मेमोरी है ना, वो एक चंद्रमा लेकर के आता है। जहां पर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा है ना, तो आप देखोगे आपका मन उस चीजों को करने में लगता है। आपका मन उस भाव के कारकत्व के प्रति कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है। चंद्रमा इज इक्वल टू वाटर, एंड वाटर इज एन एलिमेंट विच हैज मेमोरी। ये मैं कई लेक्चर्स में पहले बोल चुका हूँ कि चंद्रमा वो ग्रह है जिसके पास मेमोरी होती है। क्यों? वो जल है, वाटर है, और वाटर की मेमोरी होती है। किसी भी पूजा पाठ के अंदर आप जब पूजा को शुरू करते हैं, तो जो आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूजा करने से पहले कलश स्थापना करवाएंगे, है ना। वरुण देवता की स्थापना करवाएंगे। उसके ऊपर नारियल रखवाएंगे शुभता के लिए, आम के पत्ते रखवाएंगे। तो उस स्टार्टिंग में देखो, मतलब किसी पूजा के स्टार्टिंग में भी आप क्या कर रहे हो, आप ना वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हो। आप दिया जलाते हो, फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हो। आप घंटी जो होती है उसकी आप पूजा करते हो। तो आप अलग अलग एलिमेंट्स की पूजा कर रहे होते हो। तो वहां पर भी सबसे पहले कलश स्थापना होती है, वाटर एलिमेंट को स्थापित किया जाता है, वरुण देवता को स्थापित किया जाता है। तो ये जो वाटर एलिमेंट है, यानी जो चंद्रमा है ना, ये आपके जीवन में जहां पे जिस चीज से आपका जुड़ाव है, उसको रिप्रेजेंट करता है इन योर चार्ट। ठीक है, जहां पे आपका मन लगता है। और ये राहु और चंद्रमा के बीच का जो केंद्र बिंदु है, जो इनका मिडल पॉइंट है, उस मिडल पॉइंट को हाईली कार्मिक एलिमेंट के रूप में कहा गया है। और इस बिंदु को ही हम भृगु बिंदु कहते हैं। तो स्पेसिफिकली जो हमारे कर्म हैं, या जो हमारी पास्ट एनर्जी है, पास्ट लाइफ एनर्जी है राहु के केस में, और जो हमारा चंद्रमा यहाँ जहां पे हमारा मन लगता है,
इस दोनों कार्मिक एलिमेंट्स को अगर मान के चलें तो उसका जो सेंटर बिंदु है वो दोनों चीजों को दिखा रहा है, दो टाइप के कर्मों को दिखा रहा है। राहु से जुड़ा हुआ भी, चंद्रमा से जुड़ा हुआ भी, तो एनर्जी वहां पर आती है। और इसीलिए भृगु बिंदु जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है। एक जो दिखता नहीं है आपको, बाकी सारे ग्रह दिखेंगे स्पेसिफिकली, और वो भृगु बिंदु आपको नहीं दिखेगा, वो तो सॉफ्टवेयर आपको निकाल के देता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों राहु से चंद्रमा के बीच का जो ये बिंदु है ना, ये बिंदु हमारी डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये एक्सैक्ट पॉइंट है जिसके अराउंड ना आपका जीवन घूमेगा। जब आप कब तक भटकोगे, मैं समझाता हूं। हम जब तक भटकेंगे, जब तक हम इस बिंदु को अचीव नहीं कर पाते। और जिस दिन प्लैनेट्स हमें इस बिंदु तक लेके पहुंचता है, ट्रांजिट में पहुंचते हैं, बड़े प्लैनेट्स पहुंचते हैं, तो वो हमारे जीवन का जो एक टर्निंग पॉइंट से बोलते हैं ना, दैट इज अ टर्निंग ऑफ पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि भाई इसके बाद से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो वो उस पॉइंट तक आप पहुंच जाते हो, वो सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो जाती हैं, वो कंडीशंस आपके सामने बन जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूँ कि हमेशा ये कंडीशंस जो है ये आपके फेवरेबल बनेगी, या मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि हर बार ये कंडीशंस आपके अनफेवरेबल बनेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि एज पर द जो प्रोमिसेस ऑफ चार्ट है, एज पर द प्रोमिसेस ऑफ चार्ट, आपको भृगु बिंदु का एक्टिवेशन आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएगा। जैसे बदलाव, चलो इससे ये अभी हम पार्ट को पकड़ते हैं, मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको। मान लीजिए हम आप लोग केपी एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, वो भी कुछ लिंकेज ऑफ हाउसेज दिखाता है उसमें भी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ना 6, 8 और 11, 6, 8 एंड 11th हाउस इज कनेक्टेड। दो, प्रोफेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है, प्रोफेशन का 10th हाउस का, 10th हाउस लॉर्ड का जो कनेक्शन है ना कहीं आपको 6, 8, 11 का पोजिशन दिख रहा है। अब मुझे पता है कि यार ये 6, 8 और 11 का मतलब क्या है। 6th हाउस इज हाउस ऑफ सर्विस, सेवा का भाव। 8th हाउस इज हाउस ऑफ ह्यूमिलिएशन या सडन चेंजेस। 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम कुंडली को देखेंगे, कुंडली को देख करके हमें पता लग रहा है कि ये व्यक्ति के ना जो प्रोफेशन का जो कंडीशन है वो 6, 8, 11 दिखा रहा है, 6, 8, 11 से जुड़ा हुआ है। तो यार ये तो 6th हाउस और 8th हाउस तो मेलिफिक है ना। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, यार मैं ना इस व्यक्ति का 6th हाउस का ना कोई उपाय करवाता हूँ, या मैं इस व्यक्ति को ना 8th हाउस का कोई उपाय बताता हूँ, जिससे कि इसको ना प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हम एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। डेस्टिनी क्या कह रही है, डेस्टिनी ये कह रही है कि भाई ये व्यक्ति का 6, 8 और 11 भाव का कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिकली मैंने आपको बीसीपी सिखाया, एडवांस बीसीपी सिखाया। उसमें कई बार कंप्लेंट्स आती थी कि सर आप ना, आप तो क्या कर रहे हो, आप तो एक ही साल के अंदर कई सारे भाव एक्टिवेशन में दिखा रहे हो। ठीक है, कि ये भाव भी एक्टिव है, ये भी भाव एक्टिव, ये भी भाव एक्टिव। इन भाव को एक्टिवेशन के साथ जब आप जोड़ोगे ना तो बहुत मतलब एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट हो जाती है। मतलब एक, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर यू विल लव द पिक्चर। वो जो पिक्चर आपके सामने आएगी ना, आपको उसको लव, मतलब अंदर से आपको लगेगा यार कितने ब्यूटीफुल, मतलब प्रकृति चीज करती है, भगवान कितनी ब्यूटीफुल चीज करते हैं। अब किसी व्यक्ति का 6, 8 और 11 भाव का एक्टिवेशन आ रहा था, मैं बोला ये भाई प्रॉब्लम है, 6 और 8वें भाव का उपाय कराओ। अब मैंने ना उसकी डेस्टिनी को डिस्टर्ब कर दिया। वहां पे हो क्या रहा था, वहां पे हो रहा था कि इस व्यक्ति का ऑफिस में, वर्क प्रोफेशन में ह्यूमिलिएशन होगा किसी वजह से। 6 इज अ हाउस ऑफ सर्विस, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ह्यूमिलिएशन। किसी इस व्यक्ति का वर्क प्लेस को लेकर के, अपने प्रोफेशन को या सर्विस को लेकर के ना ह्यूमिलिएशन होगा। और लेकिन वो ह्यूमिलिएशन के बाद इस व्यक्ति को 11th हाउस यानी फायदा जरूर मिलेगा। अब कुछ भी कंडीशन बन सकता है, एनी हाउ कुछ भी कंडीशन बनेगा कि ह्यूमिलिएशन क्यों होगा। लेकिन ह्यूमिलिएशन होगा इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को कुछ अंदर, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा। मुझे मेरी गलतियां पता लगेगी, हो सकता है मुझे बॉस बहुत डांट दे, आई फील ह्यूमिलेटेड। लेकिन वो जो डांट मुझे मिलेगी ना उस बॉस से मेरे प्रोफेशन में, वो मुझे अंदर झांकने का मौका देगी, और मैं उस कमी को जब ठीक करूंगा ना, देन आई विल राइज। 11th हाउस। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ना, जब भी आप कभी देखते हो ना, तो जो भी कंडीशंस आपको दिखती हैं वो किसी डेस्टिनी को भी दिखा सकती है कि भाई आपका ना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो कभी भी आप हाउसेस की कनेक्टिविटी करोगे ना, तो ये सोच जरूर रखना कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसका जो आउटकम है क्या वो अच्छा हो सकता है।
इसका आउटकम का सेकंड हाउस हो सकता है, इसका आउटकम का फिफ्थ हाउस हो सकता है, नाइन्थ हाउस हो सकता है, इलेवेंथ हाउस हो सकता है। तो ये जो हाउसेस कनेक्ट होंगे ना, ये आपको अल्टीमेटली कहां लेके जाएंगे, अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं राइज में लेके जाएंगे। ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट भृगु बिंदु, कि जो भृगु बिंदु है ये भी आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का काम करता है, ये भी आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स लाने का काम करता है। तो जनरली जब हम भृगु बिंदु के इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम इसको एक पॉइंट मानते हैं बिटवीन द राहु एंड केतु, माफ कीजिएगा, राहु एंड मून एक्सिस। और इस मिड पॉइंट पर जब भी किसी शुभ ग्रह का गोचर होता है, या मैं बोलूं कि किसी बेनिफिक प्लेनेट का गोचर होता है, तो व्यक्ति को जीवन में कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं एज अ डेस्टिनी। मतलब एक किस्मत से बोल सकते हैं आप इसको, कि ये प्रारब्ध था आपका कि भाई आपको ये चीज मिलनी थी, ये अच्छी चीज मिलनी थी। कई बार कोई मैलिफिक प्लैनेट्स का गोचर जब होता है इस भृगु बिंदु पर, तब व्यक्ति के जीवन में कुछ डिस्टरबेंस आती है। लेकिन पर्सनली जो मैंने चार्ट को एनालाइज किया भृगु बिंदु के लेवल पे, वहां पे मुझे ना एक पिन पॉइंटेड चीज जरूर मिली कि जब भी शनि जैसा प्लेनेट जो आपके भृगु बिंदु के ऊपर से गोचर करेगा, भृगु बिंदु क्या है, वो आपके 12 राशियों के अंदर किसी एक राशि के अंदर एक पॉइंट है। वो भृगु बिंदु के ऊपर जब शनि गोचर करेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो शनि का गोचर किसी भाव में 2.5 साल के लिए होता है। तो वो गोचर करते हुए जैसे जैसे ट्रांजिट करते हुए जैसे जैसे भृगु बिंदु के नियर बार आता जाएगा, तो एक एक बड़ा टाइम आपको स्फेयर दे देगा, 2.5 साल का टाइम स्फेयर देगा, कि भाई आपके जीवन में इस ड्यूरेशन में कोई ना कोई बड़ा कार्मिक इवेंट हो सकता है। कई बार सिर्फ उस भृगु बिंदु के ऊपर से गोचर करते हुए बड़े ग्रह, या जो ऐसे ग्रह जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, वो एक इवेंट दे सकते हैं। लेकिन ये इवेंट का एक्सपीरियंस आपको ऐसे टाइम में भी हो सकता है जब भृगु बिंदु के ट्राइन में, यानी कि भृगु बिंदु से केंद्र में, माफ कीजिएगा, त्रिकोण में जब ये प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है, तब भी भृगु बिंदु की एक्टिवेशन होती है, तब भी आपको भृगु बिंदु एक ऐसा रिजल्ट सामने ला सकता है कि बड़ा इवेंट कोई लाइफ के अंदर हो रहा है। अब यहां पर मैंने अभी बात की कि भृगु बिंदु जो पूरे आपके जो भी चार्ट है, चार्ट के किसी भी भाव में होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के रूप में, भृगु बिंदु का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसी व्यक्ति के फोर्थ हाउस में है। ठीक है। फोर्थ हाउस में डिग्री भी ले लेते हैं कि फोर्थ हाउस में भृगु बिंदु 15 डिग्री का। हालांकि ये कैसे निकाला जाता है मैं अभी कैलकुलेशन आज की क्लास में करवाऊंगा। उस फोर्थ हाउस के 15 डिग्री के ऊपर जब भी कोई ग्रह, बड़ा ग्रह, फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग प्लेनेट जब जाएगा, तो प्रॉम्प्ट कोई ना कोई इवेंट देगा। यहां पर जर्नली जो जितना मैंने पढ़ा समझा, उसके अनुसार ना मेरा एक एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस क्या है, कि कोई प्लेनेट वहां से निकलता है ना, वो प्लेनेट का आप जानते हैं जैमिनी ज्योतिष के अनुसार कोई कुछ उसको कारक के रूप में भी कहा जा सकता है, कि भाई ये प्लेनेट आत्मकारक है, एक प्लेनेट अमात्य कारक है, ऐसे हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो जनरली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने चार्ट्स पे जो लगा के देखा है, कि भृगु बिंदु के ऊपर जब भी एके का ट्रेवल होता है, एके का ट्रांजिट होता है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है व्यक्ति के जीवन में। अब वो एके देखो कोई सा भी ग्रह बन सकता है, चंद्रमा भी कोई किसी किसी कुंडली में एके बन सकता है। और चंद्रमा का मूवमेंट आप जानते ही हो भाई, एक पूरे मतलब पूरे 12 की 12 राशियां वो अपना 27-28 दिन में कवर करता है। ठीक है, यानी कि हर महीने वो आपके भृगु बिंदु के ऊपर से गुजरेगा गुजरेगा। तो हर महीने कोई ना कोई पीरियोडिक इवेंट हो सकता है, ये भी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो हमने भृगु बिंदु पॉइंट को फोर्थ हाउस में लिया, अब आप देखोगे फोर्थ हाउस के ट्राइन में ना एट्थ हाउस भी आता है और 12th हाउस भी आता है। और इस भृगु बिंदु यानी कि ये फोर्थ हाउस के 7th हाउस अगर गिनोगे तो दशम भाव आता है। तो जब भी भृगु बिंदु के ऊपर से चलता है, कोई ट्रांजिट होता है, वो एक बड़ा इवेंट है। लेकिन भृगु बिंदु के ट्राइन में भी, यानी कि हमने एग्जाम्पल जो लिया है, चौथा, आठवां और 12वां भाव जो है ये ट्राइन में आता है, तो अष्टम भाव में या द्वादश 12th हाउस में या 10th हाउस में भी सेम डिग्री पर अगर कोई प्लेनेट गोचर करता है ना, तब भी वो भृगु बिंदु को कहीं ना कहीं हिट करता है, कहीं ना कहीं उस पर एनर्जी डालता है, और व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। जनरली भृगु बिंदु का मतलब जो कंसेप्ट है, अगर आप पूरी एक सबसे जो स्लो मूविंग प्लेनेट हमारा शनि है उसको आप लेते हो ना, तो वो भृगु बिंदु के ऊपर से
30 साल में एक बार गुजरेगा, ठीक है। लेकिन उस 30 साल के ड्यूरेशन में वो शनि जो है ना भृगु बिंदु को ट्राइन में भी जरूर कहीं ना कहीं हिट करेगा, और उससे सेवेंथ हाउस में भी कहीं ना कहीं हिट करेगा। तो वो समय भी व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। माफ कीजिएगा। तो ये जो भृगु बिंदु का कंसेप्ट है, इसे हमें इसी तरीके से पढ़ना है। ये एक डेस्टिनी चेंजर या समझ लो एक पाथ चेंजर के रूप में, या लाइफ के बड़े इवेंट्स को लाने के रूप में यहाँ पर एक्टिवेट होता है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको अच्छी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि भृगु बिंदु जो है ना, वो कर्मा साइकिल के मिक्सचर को दिखाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ ये जिस कर्मा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, आप फील करोगे, यू कैन फील एंड यू कैन चेक ऑल्सो, वेरीफाई ऑल्सो, कि आप जिस भी व्यक्ति का चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं, आपका भृगु बिंदु उस व्यक्ति के जीवन को डिसाइड कर रहा है, उस व्यक्ति के पाथ को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो उसी पाथ के अराउंड घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। और ये जब भी एक्टिवेट होगा, ये व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा। अब बड़ी बात रहती है कि भाई हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। कई बार कई सारे मेथड्स हैं भृगु बिंदु की कैलकुलेशन करने में। उसमें से एक मेथड है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि भृगु बिंदु को आप कैसे निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगता है, थोड़ा सा, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर करके हम भृगु बिंदु निकाल सकते हैं। हालांकि जो मोबाइल के अंदर यूज करने वाली हमारे पास जो फ्री एप्लीकेशंस होती हैं, जनरली उन एप्लीकेशन में भृगु बिंदु या भृगु पॉइंट दोनों एक ही बात है। किसी सॉफ्टवेयर में बीपी और किसी सॉफ्टवेयर में बीबी लिखा जाता है, कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है। तो वो जनरली नहीं मिलता है। लेकिन जब भी हम एडवांस सॉफ्टवेयर या कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो वहां पे हमें वो कैपेबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर में, वो कैलकुलेशन पॉइंट होता है जो हमें भृगु बिंदु को दिखाने में हेल्प करता है। तो फॉर द टाइमिंग हम भी अभी सेशन के अंदर हम लोग ना जगन्नाथ होरा का इस्तेमाल करेंगे। जगन्नाथ होरा जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एंड इट इज वेरी एफिशिएंट सॉफ्टवेयर एज वेल। और इसके अंदर बिगु बिंदु पॉइंट आपको साफ साफ दिखता है, विद कैलकुलेशन भी दिखता है, उसमें डिग्रीज भी आती हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करें, भृगु बिंदु निकाला कैसा जाए। तो उसको निकालने के लिए एक चार्ट लेते हैं, और उस चार्ट को लेकर के मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम भृगु बिंदु को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर द चार्ट फर्स्ट। एक चार्ट हम लेते हैं, उस चार्ट को लेकर के हम भृगु बिंदु कैलकुलेशन करना आज सीखेंगे। आज के सेशन में हम कैलकुलेशन रखेंगे, और मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से भी व्यक्ति के डेस्टिनी के बारे में समझाऊंगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये बहुत जरूरी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार आप भृगु बिंदु को मैन्युअली कैलकुलेट करें। लेकिन इट इज मैंडेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भृगु बिंदु को मैन्युअली कैलकुलेट करना सीखें। ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जैसे जगन्नाथ हो रहा मैं इस्तेमाल करता हूँ, पराशर लाइट 9 इस्तेमाल करता हूँ, उसके अंदर ना भृगु बिंदु की कैलकुलेशन ऑलरेडी आ जाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा अभी जो चार्ट है, ये आज का ही चार्ट है, इसी समय का ही चार्ट है, ठीक है। तो चार्ट देखिए जरा, टाइमिंग इसको हम टाइम जोन आ रहा है यहाँ पर हमारे पास वेस्ट ऑफ जीएमटी यूएसए का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ना आज का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अभी क्या समय हो रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास समय हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, तो 21:10 का टाइम है, ठीक है। 21:10 का टाइम डाल दिया मैंने। जेंडर मेल डाल देते हैं, कोई बात नहीं। और जो प्लेस है वो प्लेस में दिल्ली यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक। देख रहे हैं चार्ट बदल गया, ठीक है। और चार्ट बदलते ही देखिए भृगु बिंदु रहा एक ही नंबर की साइन में, लेकिन उसका लगन हमारा चेंज हुआ है। तो भृगु बिंदु कहां पर आ गया, 11th हाउस में आ गया हमारे पास। ये जो बीबी आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, डेट इज अ भृगु बिंदु। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। ये रहा राहु और ये रहा चंद्रमा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला एक है, M-R/2 + R, ठीक है। मून का डिग्री माइनस राहु का डिग्री,
एंड द गिवन वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा ना उसको मैं राहु की डिग्री में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखो। कैलकुलेशन क्यों करना सीखो, इससे आपका बुध और इससे आपका केतु, दोनों के दोनों प्लैनेट्स ना एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे किया जाता है मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है, बिल्कुल टेंशन लेना मत। जैसे देख सकते हैं आप, आपको अगर वैदिक ज्योतिष की थोड़ी नॉलेज है तो मून देख सकते हैं आप, ये रहा मून। मून का जरा ना आप पूरा डिटेल देखिए। वन साइन यानी मून जो है वो यहाँ पर कहां पर है हमारे पास, लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री और 41 मिनट का है। कौन से साइन में है, 3 नंबर के साइन में है। जो जो 3 नंबर के साइन में होता है ना, तो हम इसको क्या पता कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेकंड साइन यानी 2 साइन पार कर चुका है, यानी कि मेष और वृषभ साइन पार कर चुका है, तो इसको हम 2 साइन लिखते हैं। और यहां पर इसका डिग्री आएगा 1 डिग्री एंड फॉर 41 मिनट्स। ठीक है, इट इज अ वैल्यू ऑफ चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा की वैल्यू में से हम क्या करते हैं, हम राहु की वैल्यू को ना माइनस करते हैं, माइनस। अब राहु की वैल्यू देखिए, राहु क्या है, 12 मीन राशि में है, या इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 11 साइन। 11 साइन, राहु की डिग्री देखिए 12 डिग्री और 14 मिनट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगी सर ये रहा मून का डिग्री, ये रहा राहु का डिग्री। मून का डिग्री 2 साइन 1 डिग्री 41 मिनट्स है, राहु का 11 साइन 12 डिग्री 14 मिनट्स है, और सर आप कह रहे हो मून की डिग्री में से राहु की डिग्री माइनस कर दो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को कैसे माइनस करेंगे। लेकिन हमारे ज्योतिष के अंदर ना, कैलकुलेशंस के अंदर बहुत कुछ पॉसिबल होता है। वो क्या पॉसिबिलिटी होती है, मुझे पता है ना कि यहाँ पे 2 साइन है, ये छोटा है, ये 11 साइन ये बड़ा है, तो मैं मून की डिग्री में ना 12 साइन ऐड कर दूंगा। क्योंकि पूरे के पूरे हमारे जो चार्ट होता है उसमें हमारे पास 12 साइन होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, 12 साइन इसमें ऐड कर दूंगा। कभी भी मून की साइन आपको छोटा लगेगा ना, ये फंडामेंटल नियम है, फंडामेंटल नियम। इसको हमेशा हर लेवल पे आप ऐसे ही पाओगे कि कभी भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस, इस तरीके से छोटी साइन वैल्यू से बड़ी साइन वैल्यू माइनस करनी है ना, तो आपको छोटे वाले के साथ 12s करना ही है, मतलब 12 राशियां उसमें जोड़नी है। तो जब ये जोड़ लोगे तो ये क्या बन जाएगा, अब ये दो थोड़ा ना रहेगा, अभी तो ये बन जाएगा 2 + 12 16। तो यहाँ पे मैं करूंगा 2 नहीं रखूंगा, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 16। ठीक है, तो चलिए। 14 ना, 2 + 12। सर 14 होगा ना। अरे मैं तो आपकी मैथ्स देख रहा था ना। ठीक है, तो 41 मिनट्स में से क्या 14 मिनट्स माइनस किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाई जा सकती है। तो अगर 41 में से मैं 14 माइनस करूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 27। ठीक है 27 मिनट्स। अब देखिए, यहां पर डिग्री है 1 डिग्री, ठीक है, और यहां पर डिग्री है 12 डिग्री। क्या 1 डिग्री में से 12 डिग्री माइनस की जा सकती है, नहीं की जा नहीं सर, सकती है। तो 60। हमने जब गणित सीखा था ना छोटे बचपन में, तो हम क्या करते, कैरी करते थे, हम कैरी। ठीक है, या हम बोरो करते थे, कैरी एंड बोरो। ठीक है, उस तरीके से। तो अगर मैं 12 साइन में से एक साइन को इधर ले आऊं, और एक साइन किसके बराबर होता है, 1, यानी एक साइन मतलब एक राशि कितने डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होती है। 30 ठीक डिग्री है, अगर मैं इस 14 साइन में से 14 राशियों में से एक राशि इधर ले गया, तो वहां पर 30 + 1 31 हो जाएगा, 31 डिग्री हो 31 हो जाएगा। जाएगा। 30 हो जाएगा। 31 डिग्री में से 12 डिग्री गए, कितना बच गया, 19, 29, नहीं 19, 19, उन्नीस तो 19। 19, 19। डिग्री ठीक है, और लेकिन उधर 13 - यहाँ 11। पे यहाँ पे 2। एक साइन में इधर ले गया था ना, यहाँ पे मैंने 13। गौरव करवा हाँ। दिया था। तो यहाँ पे अब हाँ 14 नहीं बचा, 13। यहाँ पे बचा 13 साइन। 2 आ गया। 13 साइन का मतलब क्या होगा, 13 में से 11 गया, बच गया 2 साइन। ठीक है, 13 में से 12 गया, बच गया 2 साइन। अब ये जो डिस्टेंस आपके पास, या जो डिफरेंस आपके पास आया है, यानी कि मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मून के डिग्री में से राहु का डिग्री माइनस करो, जो वैल्यू आए उसको उसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसको राहु की डिग्री से ऐड कर दो। ठीक है, अब सोच के देखिएगा, मैं 2 साइन 19 डिग्री 27 मिनट को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको मैं टेक्निकली आपको करके भी दिखाऊंगा। 2 साइन का मतलब क्या होता है भाई, एक साइन का 60। मतलब 30 होता है, तो 2 साइन का मतलब 60 हो गया, तो 60 60 60। डिग्रीज, 60 डिग्रीज। 60 + 19 वेरी गुड। + तो ये क्या बन जाएगा, 27 को डिवाइड बाय 60। 30।
27 सेकंड है, डिवाइड बाय 60। मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 79 डिग्रीज हो गया, प्लस 27 मिनट्स जो साथ में लगे हुए थे। ठीक है, अब मैं इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करता हूं मान लो, तो 79 तो भाई एक और डिजिट है, 2 से प्रॉपर डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या वैल्यू देगा मुझे, 39 डिग्रीज का वैल्यू देगा। ठीक है, 39 डिग्रीज का वैल्यू दे करके 1 डिग्री बच जाएगी फिर भी रिमाइंडर में। ठीक है, और वो 1 डिग्री का मतलब 30 मिनट फिर से होता है, तो 15 वहां से आ जाएगा, उसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 15 मिनट आ गए। और 27 को भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 13.5 मिनट्स देता है, यानी कि टोटल मिला के 28 मिनट्स का टाइम आ गया। हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति को ये चीज समझ ना आ रही हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई आप बहुत टेंशन ले लो मन के अंदर कि सर ये तो बहुत ऊपर ही चला गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेटेड होता है। आप कर पा रहे हो ये बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो हमें हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो इस ये जो मैंने डिवीजन करा है ना, इससे मुझे क्या मिला है, इससे मुझे मिला 39 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। एंड यू नो डेट 30 डिग्री के ऊपर ना एक साइन बन जाता है। 30 डिग्री के ऊपर क्या बन जाता है, एक साइन। अगर मैं 39 डिग्री में से 30 डिग्री हटा दूं तो एक साइन बन जाएगा, एक साइन 9 डिग्री एंड 28 मिनट्स बन जाएंगे। बन गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, जो भी डिवीजन करके जो वैल्यू आएगी, जो भी डिवीजन करके वैल्यूज आती है, उस वैल्यू के साथ मुझे राहु का डिग्री ऐड करना है। अगेन राहु का डिग्री क्या था भाई, 11 साइन 12 मिनट्स एंड 12 डिग्रीज एंड 40 मिनट्स। इसको जरा ऐड करो, 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21 ग्यारह 12 साइन प्लस 1 साइन 12 साइन हो गया। 12 12 साइन भाई 21। 12 साइन का सीधा सीधा सा मतलब 12 साइन के बाद ना फिर वो नेक्स्ट मतलब एक नंबर की राशि आ जाती है मीन के बाद। 12 साइन के बाद तो नेक्स्ट आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि मेष राशि में 21 21 डिग्री डिग्री 42 42 मिनट, मिनट पर 42 बिंदु मिनट बिंदु पे। होना चाहिए। अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है तो ये वैल्यू के आसपास मेरा भृगु बिंदु होना चाहिए। तो एक चीज तो कंफर्मेशन हो रही है कि भृगु बिंदु जो है वो मेष राशि में आया, फिर 12 साइन के बाद ना मेष राशि आ जाता है फिर से। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हमारा भृगु बिंदु का डिग्री सही आया या नहीं आया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, जरा उसको चेक करके देखते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो जहां पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे आपको भृगु बिंदु मिलेगा, कितना मिल गया देखो जी, 21 डिग्री 57 मिनट। और उतना हो भी सकता है क्योंकि हम यहाँ पे मिनट के बाद सेकंड्स का भी पोर्शन आता है, तो इसके नियर बाय ही पहुंचे हम। 21 डिग्री 42 मिनट मेष राशि में भृगु बिंदु आ गया, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं ना, तब भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर आपको अपने आप बता देगा कि भाई कहां पर भृगु बिंदु है। ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके, और स्पेशली मोबाइल फोन्स के अंदर यूज करते हैं जहां पर हमें भृगु बिंदु रिविजिबल नहीं होता। तो उस केस में आप अपने माइंड को यूज करके भी, कैलकुलेट करके भी आप भृगु बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी बात क्या हुई, मोटी मोटी बात ये हुई कि मून के साइन की वैल्यू में से राहु को माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और जो फिर रिजल्ट आएगा उसको फिर से राहु की डिग्री में आपको ऐड कर देना है। इट इज अ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फिर से लिख देता हूं। अगर आपको अभी घर में बैठ करके मन करे कि चलो यार आज भृगु बिंदु ही निकाल के देख लेते 4-5 चार्ट्स में, तो आप निकाल के देखिएगा, आपको ये फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा, M - R डिवाइडेड बाय 2, और जो वैल्यू आएगी उसको फिर से राहु की डिग्रीज में ऐड करना। ठीक है, अब आप देखिए, ये रहा राहु और ये रहा मून। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भृगु बिंदु राहु और चंद्रमा के सेंटर में कहीं पर होता है। राहु से चंद्रमा के सेंटर में कहीं पर आपको भृगु बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं कि राहु से चंद्रमा का जो एक्सिस है उसी के बीच में आपको भृगु बिंदु मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भृगु बिंदु का पोजीशनिंग क्या सिग्निफाई करता है। अब ये जो पूरी थ्योरी है, इसको जब हम समझेंगे तो उसको मैं आपको ना 3-4 पॉइंट्स लेवल तक लेकर के जाके समझाऊंगा।
उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा ना, सबसे पहला पॉइंट वो ये रहेगा कि ये भृगु बिंदु किस राशि में पड़ रहा है। ठीक है, राशि और भृगु बिंदु। दूसरा, इस भृगु बिंदु का कंजंक्शन है, इस भृगु भृगु बिंदु वाले राशि में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जहां भाई भृगु बिंदु किसी ना किसी राशि में ही है, उस राशि को कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। और फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो भृगु बिंदु है, ये भृगु बिंदु को का जो लॉर्ड है, उस राशि का जो लॉर्ड है जहां पर ये भृगु बिंदु आया है, वो राशि लॉर्ड का प्लेसमेंट क्या है। इस सारे कंटेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है नक्षत्र का, कि ये भृगु बिंदु का नक्षत्र क्या है। क्योंकि भृगु बिंदु एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है, किसी भी नक्षत्र के किसी पद में बैठेगा, स्पेसिफिकली किसी नक्षत्र में बैठेगा, तो इसका अर्थ ये हो गया। और मैं जानता हूं, आई नो डैट, कि ये भृगु बिंदु ना मेरे फॉर्चून को चमका सकता है, ये मेरे भाग्य को का वर्धन कर सकता है। तो हम जिस तरीके से किसी प्लेनेट को देख करके, उसके नक्षत्र को देख करके समझते हैं कि भाई ये नक्षत्र लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है, ठीक है, या किसी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा हुआ, उसी तरीके से हमें भृगु बिंदु के नक्षत्र को भी देखना होगा। भृगु बिंदु के नक्षत्र देवता को भी देखना होगा, नक्षत्र लॉर्ड को भी देखना होगा, वेदर दैट प्लेनेट इज इल प्लेस्ड और गुड प्लेसमेंट के साथ है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए समझने के तौर पर, भृगु बिंदु आपको राहु और चंद्रमा के एक्सिस के बीच में, उसके पॉइंट्स के बीच में सेंटर पे एक पॉइंट मिलता है, डेट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कार्मिक इन नेचर पॉइंट। इस पॉइंट का, इस भृगु बिंदु का कार्मिक जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत सारा है। ठीक है, ये आपके जीवन में परिवर्तन, बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। कभी भी बड़े ग्रहों का, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का इस पॉइंट के ऊपर से गोचर होता है, इस पॉइंट के ट्राइन में गोचर होता है, ये व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट लाने का काम करता है। ठीक है, इसका सो कोई कैलकुलेशन, भी ग्रह या बड़े ग्रह। एवरी प्लेनेट सर, एवरी प्लेनेट, वेदर दैट प्लेनेट वुड बी स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग, बट होता क्या है, जो चीजें हमारे साथ रेगुलर होती है ना, उसका इंपॉर्टेंस हमारे सामने थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा गौण हो जाता है। लेकिन कई, जैसे सैटर्न जैसा प्लेनेट है भाई, वो ना 30 साल में 2.5 साल के लिए उस राशि में से गोचर करेगा जहां पर आपका भृगु बिंदु होगा। तो 30 साल के लाइफ स्पैन के अंदर, वो 2.5 साल का समय जब भृगु बिंदु के ऊपर से आपका सैटर्न गोचर कर रहा है, डेट टाइम पीरियड, डेट अ स्पैन ऑफ 2.5 साल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेटिव। वो, क्योंकि वो जो इवेंट है ना, वो जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो रिफ्लेक्शन 30 साल में आपको दिखेंगी कुछ टाइम के लिए। बट जैसे चंद्रमा जैसा प्लेनेट है, वो हर 27 दिन में आपके भृगु बिंदु के ऊपर से या उसके ट्राइन के ऊपर से गोचर करेगा। तो वो उस इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बार बार होगी और वो ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी। तो आप उस पर ध्यान कम दे पाओगे। इसीलिए स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं, स्पेसिफिकली जब वो आपके, ये तो सिर्फ भृगु बिंदु का पॉइंट है ना, भृगु बिंदु एक सेंसिटिव बिंदु, जब भी गुजरेगा ना प्लेनेट उसके ऊपर से, सम कार्मिक एलिमेंट्स, सम कार्मिक, जो बोलते हैं हम, कि कुछ घटनाएं आपके साथ घटित हो। ठीक है, आई विल मतलब आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, एक चार्ट ऐसा दिखाऊंगा, वो चार्ट के भृगु बिंदु के ऊपर से सैटर्न का गोचर हो रहा है। और अगर आपने काल चक्र दशा वाला सेशन अटेंड किया था, मैं वो काल चक्र तक लेके जाऊंगा, एंड आई सी, मैं आपको उस जो प्राण सूक्ष्म दशा है ना, उस दशा लेवल तक जाकर के आपको लॉयन स्लिप दिखाऊंगा। ठीक है, और देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विल बी गोइंग टू बी हैपन इन द लाइफ ऑफ दैट नेटिव, कि भाई सूक्ष्म दशा, प्राण दशा टाइप के अंदर बिल्कुल लो लेवल पे जाकर के भी ना लॉयन स्लिप लग रहा है। वो अलग से कंसेप्ट है, वो जिसको जो समझ पाएगा, जिसको मतलब थोड़ा है, अदरवाइज मैं कालचक्र दशा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, जिनको आता है वो अच्छे समझ पाएंगे, जिनको नहीं आता, विंशोत्तरी तो आती है ना, विंशोत्तरी दशा, उसके हिसाब से हम समझेंगे। दैट इज वो मैटर है, कि हम उसको फैक्ट्स के साथ समझ पाए। ठीक है, हम उसको नॉन फैक्ट्स के साथ समझ पाए, कि भाई हमें पता है कि इस व्यक्ति के जीवन में यही इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। इसके साथ साथ आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर ना, मैं आपको माफ कीजिएगा, D1
और D10 चार्ट का कॉम्बिनेशन भी करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे भाई, D1 चार्ट और D10 चार्ट, क्योंकि विल टॉक अबाउट ना कार्मिक थिंग्स ऑफ लाइफ। वे किसी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कार्मिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, और एक प्रोफेशन से बढ़ करके क्या कार्मिक एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को लेकर के। तो D1 और D10 चार्ट के बीच में हम भृगु बिंदु का सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे, और ये रिवील करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी व्यक्ति की लाइफ में भृगु बिंदु कितना इंपॉर्टेंट है। कि भाई इस व्यक्ति की जीवन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट, इस पॉइंट और इससे जुड़े हुए प्लैनेट्स और नक्षत्र लॉर्ड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, लाइफ कैसे जुड़ी हुई है भृगु बिंदु के साथ, हमारा लाइफ का उद्गम क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन दैट लाइफ, हम इस जीवन में क्या अचीव करने वाले हैं, या हमें क्या चीज पे फोकस करना है। या जब हम उसकी सिग्निफिकेशन को आंतरिक रूप से मैच करेंगे ना, अब मान लीजिए मैंने किसी एक पार्टिसिपेंट का चार्ट लगाया और वहां पे हमने उसके भृगु बिंदु को एनालाइज करना शुरू किया, तो दैट नेटिव में एबल टू सिंक्रोनाइज ना कि यस सर, ये जो चीज है ना, ये चीज मेरे जीवन का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ माई होल लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जब अपने भृगु बिंदु को चेक करेगा ना, और वो पॉइंट्स जोड़ के देखेगा कि हाँ यार, व्हाट द व्हाट द हेल इज दिस, मतलब माई लाइफ, माई होल लाइफ इज अराउंड दिस पॉइंट ओनली, और मुझे पता भी नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट है ये भृगु बिंदु, मतलब मेरे जीवन को दिशा और दशा बदलने की क्षमता है इस भृगु बिंदु के पास। लेकिन लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जनरली आपको टेक्स्ट में किसी बुक के अंदर रेफरेंस के लिए रूप में नहीं मिलेगा। वो क्या पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अगर इफ आई ट्राई टू पॉइंट आउट सम इविल इवेंट्स ऑफ माई लाइफ, इविल इवेंट ऑफ माई लाइफ, या हम जब सैंपल चार्ट्स करेंगे और उसमें देखेंगे कि कुछ सडन मिस हैपनिंग इज गोइंग टू बी हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ मूवमेंट, तो उस ड्यूरेशन में ना दशा क्या चल रही है, विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूं, तो वहां पर एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखना है। वो क्या पॉइंट है, खर ग्रह या छिद्र ग्रहों की दशा तो नहीं है, ठीक है। खर ग्रहों की कैटेगरी में दो प्लैनेट्स आते हैं, वो क्या प्लैनेट्स हैं, 22वें दिशकांड के स्वामी और 64वें नवांश के स्वामी। सुनने में बड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये निकालना और पढ़ पाना बहुत आसान है, ठीक है। 22वें दिशकांड के स्वामी की जब हम बात करते हो तो D3 चार्ट के अष्टमेश में देखना होता है, हु इज द एट्थ लॉर्ड इन D3 चार्ट। 64वें नवांश की जब बात होती है ना, तो D9 चार्ट में जाकर के चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा से 4 भाव आगे जाइए, जो राशि आएगी उस राशि का जो स्वामी है, दैट वुड बी द लॉर्ड ऑफ 64th नवांश, सिंपल। D3 चार्ट का अष्टमेश और D9 चार्ट के चंद्रमा से 4 भाव आगे जाके पढ़ने वाली राशि के स्वामी को 64th नवांश का स्वामी बोलते हैं, और ये दोनों ग्रह खर ग्रह कहलाते हैं। अगर खर ग्रहों की दशा चल रही हो ना, अंतरदशा चल रही हो, उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को मैलिफिक इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। एट्थ लॉर्ड की दशा चल रही हो, तब भी व्यक्ति को मैलिफिक इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। सर अगर अगर नौ 64वां नवांश और 22वां देशकोण एक ही हो तो फिर क्या तो होता? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब वो प्लेनेट फिर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और जब भी और जब भी ऐसे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो रही हो, चल रही हो, और आपको सच खुद के मतलब कुंडली एनालिसिस से भी कुछ मेलिफिक चीजें दिख रही हो, ऊपर से ऐसे टाइम के अंदर अगर भृगु बिंदु के ऊपर से कोई मेलिफिक प्लेनेट गोचर कर रहा हो, भृगु बिंदु के ट्राइन में एक एक गोचर कर रहा हो, एक मतलब आत्मकारक ग्रह, यानी कि ऐसा प्लेनेट जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है, ठीक है, ऐसा प्लेनेट गोचर कर रहा हो, कोई मैलिफिक प्लेनेट गोचर कर रहा हो भृगु बिंदु के ऊपर या उसके ट्राइन से, वो ड्यूरेशन व्यक्ति को प्रॉब्लम दे सकता है। और इसको आप अलग अलग लेवल पे जाकर के चेक कर सकते हो। आई टॉट यू वेरियस प्रिडिक्शन मेथड्स, जिसमें हमने कैट भी सीखा है, हमने BCP एडवांस भी सीखा है। अगर उसी ड्यूरेशन में आपको कुछ ऐसे हाउसेस एक्टिवेशन में दिख रहे हैं जो मेलिफिक हाउसेस हैं,
आपके सूर्य का या आपके लग्नेश का संबंध मेलेफिक हाउसेस से आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये यहाँ पर समस्या आ सकती है, तो आप फिर सर्टेन हो जाओगे ना कि हाँ भाई ये जो समय है ना ये कुछ सही में मेलेफिक समय है। ठीक है, या व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि उसके जीवन ही बदल जाएगा। ठीक है, यू टर्न हो जाएगा लाइफ के अंदर। ठीक। इसमें बड़ा एक फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल ऑफ ना इंदिरा गांधी बेसिकली। ठीक है, लेट मी शो विद दैट एग्जांपल, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे, फिर हम आगे चीजें धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। आगे आने वाले कंसेप्ट जो है उसको हम ट्रैक ऑन करेंगे। तो वेट अ मिनट। आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक हमारे पार्टिसिपेंट है उन्हीं का चार्ट में पढ़ रहा था, ये जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एक्चुअल में इनकी मैं मैरिज और इनके चाइल्ड बर्थ को ट्रैक कर रहा था, और उसमें मुझे ब्यूटीफुल फाइंडिंग्स मिली भृगु बिंदु को लेकर के। तो आई एम ऑन इंदिरा गांधी चार्ट बेसिकली। लेट मी शो द चार्ट फर्स्ट, कि चार्ट वो दिखता कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं ग्लिम्स देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर से ना हम लोग कोर टॉपिक शुरू करेंगे, आज इंट्रोडक्टरी सेशन ही रखेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर ना ये पराशर लाइट सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे कि जो भृगु बिंदु है ना डेट इज शोन विद बीपी। ये दिख रहा है आपको बीपी, डेट इज अ भृगु बिंदु। जो हम जगन्नाथपुरा में भृगु बिंदु को बीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हियर इज अ बीपी। तो आपको दिखेगा इंदिरा गांधी जी जो है उनके चार्ट में ना भृगु बिंदु कहाँ पर बैठा हुआ है, डेड भृगु बिंदु प्लेस्ड इन सिक्स्थ हाउस। एंड यहाँ पे राशि कौन है, यहाँ पे राशि है धनु राशि। काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि रिप्रेजेंट्स फादर। ठीक है, धर्म या प्रिंसिपल्स या रूल रेगुलेशंस। ठीक है, और ये जो भाव है ये भाव सिक्स्थ हाउस है। यानी कि आप देख सकते हैं ना पिता का संबंध और प्रोफेशन या सर्विसेज का संबंध कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बीपी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, राहु और वीनस का सिग्निफिकेशन आप समझ सकते हो, आप लाइफ को बारे में जानते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये जो भृगु बिंदु एक्टिवेट हुआ, ठीक है, बाय द गोचर ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट्स, एट दैट टाइम इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया। वो मेजर चेंज क्या था, कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट मतलब पहली बार प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, जैसे उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक इवेंट था। क्यों उस समय ये, और ये जो इवेंट है ना ये 1959 1960 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो जो स्लो मूविंग प्लेनेट थे उन प्लेनेट्स ने बीपी पॉइंट को टच किया। टच किया तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया। ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे लेकर के आया भाई, सिक्स हाउस हाउस ऑफ सर्विसेज। कुछ कार्यभार मिला, पिता की एक जो होती है ना कि एक पुश्तैनी जो विरासत टाइप ऑफ थिंग है, वो एज अ सर्विस के रूप में मिला, मतलब उस सेवा करने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम के जीवन के अंदर जो पहली प्रेसिडेंट बनी ये कांग्रेस पार्टी की तब बनी 59 में बनी। कब बनी, जब इनके भृगु बिंदु के ऊपर से, भृगु पॉइंट के ऊपर से एक स्लो मूविंग प्लेनेट गोचर कर रहा था। अब इस इवेंट को हम समझते हैं, हम इसके अंदर ना जाते हैं वापस हम, और जाकर के ना बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्रांजिट देखेंगे। ठीक है, एक लेट मी पहले मैं इसको जरा डिलीट कर दूं। चलिए ट्रांजिट देखते हैं कि ट्रांजिट में क्या था। ये रहा ट्रांजिट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, इस व्यक्ति के चार्ट में जब भृगु बिंदु, ये जो इनर वाला सर्कल है ना, इनर वाला सर्कल, यू नो दैट दैट सर्कल शोज कि भाई कुंडली क्या है, ये पहला भाव है। दिस इज द फर्स्ट हाउस, 4 नंबर का है ना, कर्क राशि, कर्क लग्न। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां, इस तरीके से यहां पर आपको व्हाट द हेल इज, क्या है ये बीमारी, जब आई डोंट नो व्हाट इज दिस, छोड़ते हैं। हम अपने पॉइंट पर आते हैं, जो हमें सीखना है, जो पढ़ना है, समझना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना 84 आ रहा है, 84। मैंने को क्या बताया था, मैंने को ये बताया था कि कोई भी ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट कब हुआ है, जब एक स्लो मूविंग प्लेनेट ने ना इनके भृगु पॉइंट को
फोकस में डाला है, उसको एक्टिवेट किया है। इसके इसको लाने के लिए लेट मी चेक द फर्स्ट, एक में रुकिएगा। आई थिंक अभी एक वर्क करेगा, पहले वर्क नहीं कर रहा था। हाँ जी, कर रहा है वर्क, ठीक है। तो जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी 1959 1960 के बीच में, ठीक है। तो हम ना गोचर में वापस उस लोकेशन पे जाएंगे। कोई मुझे बता सकता है ये क्या चीज हो रही है? तो मैं 1959 के पास जाता हूँ, ये 1953 आ गया, ईयर इम्पोज करता हूँ, 1959 के पास पहुंचता हूँ। मैं 1959 के आसपास पहुंच गया। अब आप देखिए सैटर्न, देखो आप, ये जो आउटर सर्कल है ना, आउटर सर्कल इट इज ट्रांजिट, इनर सर्कल शोज योर चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीपी दिख रहा होगा आपको, बीपी। इस भृगु बिंदु के पास नियर बाय कहां पर कौन गोचर कर रहा है? सैटर्न गोचर कर रहा है। अगर मैं इसको और ज्यादा प्रोग्रेस करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सैटर्न धीरे धीरे भृगु बिंदु के नियर बाय जाएगा। Is this- चलिए, तो मंथ बाय मंथ ना देखो प्रोग्रेस करता जा रहा है। 1959 का नियर, 1960 के नियर का टाइम आ गया। देखो फरवरी, 14 फरवरी 1960 के आसपास का टाइम आ गया। तो 59 टू 60 के बीच में सैटर्न जैसा स्लो मूव, और आप देखोगे इसी ड्यूरेशन में ना, देखो थोड़ा सा मंथ बैक लेके जाता हूं, देखो यहां पर इसी ड्यूरेशन में ना, इसी राशि के ऊपर से मंगल, शनि, बुध, सूर्य सब गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा और प्रोग्रेस करूंगा ना इसको, तो देखो यहाँ पे जुपिटर भी आ गया। यानी कि ये 1959 से 1960 का जो टाइम था, उस ड्यूरेशन में भृगु बिंदु के नियर बाय सैटर्न और जुपिटर जैसे बड़े प्लेनेट गोचर कर रहे थे, जिसके कारण इनको क्या मिला? इनको सर्विस, सेवा करने का मौका मिला, ठीक है। एक पद प्राप्ति हुई बेसिकली, ठीक है। और जब ये पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद ऑब्वियसली बात है भाई, इतनी हाई पोजीशन उस समय की, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके आप प्रेसिडेंट हो, उसके बाद आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आने तय हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ही, इसी ड्यूरेशन के बाद ही फिर वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, ठीक है। तो वहां से उनका क्या है, टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया, जीवन के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भृगु बिंदु है ना, उसको बड़े प्लैनेट्स जो हैं, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, वो इम्पैक्ट में डालते हैं, और व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े इवेंट्स होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो ये भृगु भृगु बिंदु का एक छोटा सा ग्लिम्स था, जो आज हमने अभी समझा, देखा।